जब से देश आज़ाद हुआ है भ्रष्टाचार इस देश से कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे हमारी सरकार थी या कोई भी भ्रष्टाचार। लेकिन भाजपा के इस सरकार में पहली दफ़ा खुली लूट है। सबसे बड़ा नुकसान पलवल का है कि जिस तरीके से मेट्रो का हमारा प्लान था, हमारा ऐलान था कि हम पलवल तक मेट्रो लेके जाएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं। वर्ष 2009 में अगर मैं चुनाव ना हारता तो वो डेवलपमेंट में 2009 में पलवल में ला सकता था, लेकिन क्योंकि मैं चुनाव हार गया था तो मैं उतना डेवलपमेंट नहीं। मेरे 25-30 साल के नुमाइंदगी में पलवल के अंदर हमारे अपने तो क्या, हमारे विरोधियों को भी फायदा हुआ करता था, वो भी बचे रहते थे। नमस्कार। देश के अंदर एनडीए की सरकार बने हुए यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार बने हुए 8.5 साल हो चुके हैं और हरियाणा के अंदर मनोहर सरकार बने हुए 8 साल हो चुके हैं, यानी कि जो एनडीए का जो पार्ट 2 का शासनकाल है, इसको लगभग 8 और 8.5 साल का समय बीत चुका है। इस समय देश चुनावी मोड़ पर आ चुका है और आने वाले समय में यह मोड़ और चेंज होगा, यानी कि चुनावी मौसम बढ़ेगा। हरियाणा के अंदर भी चुनाव का होना है, क्योंकि हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव भी होगा और विधानसभा का चुनाव भी होगा। इस चुनाव को लेकर राजनेता अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं, कैसा रुझान रहेगा आने वाले समय का, किस करवट ऊँट बैठेगा, प्रदेश की जनता का कैसा मिजाज होगा, हरियाणा प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से कौन से मुद्दे रहेंगे, नेताओं के क्या रुख हैं आगे, कुछ ऐसा हम नेताओं का और जनता का मूड जानने का आजकल प्रयास कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद में। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, करण सिंह दलाल। दलाल साहब, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू जी। सीधे सीधे आपसे एक पहला सवाल कर रहे हैं कि अगली कौन सी भूमिका की तैयारी है, विधानसभा या लोकसभा? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था, पहली तैयारी तो हमारी ये है कि कोई पद मिले या ना मिले, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का वक्त आ गया है जी। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मनमुटाव हैं इनको समाप्त करके एक नया स्वरूप कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में बनता हुआ नजर आना चाहिए जी। जो पार्टी लोगों की दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान, मजदूर, नौजवान, बैकवर्ड, दलित, जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर खड़ी नजर आए, तो ये हमारा एक अब अभियान है। बेहतर संकेत है कि इस समय कांग्रेस के नेता अगर ये सोच रहे हैं कि जहां कमियां रहेंगी उसको पूरा किया जाए। आपकी अच्छी सोच है। और लेकिन इसके साथ साथ जो राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनका क्षेत्र, उसके प्रति भी उनकी एक विशेष जवाबदेही होती है। तो उस स्थिति में लेकर के मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि अगली भूमिका कौन सी, लोकसभा या विधानसभा? क्योंकि आप फरीदाबाद में रहना शुरू कर चुके हैं। फरीदाबाद और पलवल एक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो मैंने इसलिए आपसे जानना चाहा था। लोग बड़े उत्सुकता से जानना चाहते हैं, हालांकि हवाएं कुछ इशारे कर रही हैं, लेकिन आपके सीधे सीधे आपके मुख से मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या इच्छा है इसमें। मगू साहब, जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि मैं अपने स्तर पर ये कहता हुआ अच्छा नहीं लगता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मैं बनने की बात नहीं कह रहा, अब कौन से रूप में जनता की सेवा करना चाहते हैं, बतौर लोकसभा प्रतिनिधि या बतौर विधानसभा प्रतिनिधि? नहीं, अब अगर पार्टी मौका देती है और इलाके के लोग अगर सहारा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर अब की दफ़ा लोकसभा का जो चुनाव है जी, वो इसलिए मैं लड़ना चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर जो हमारे इस इलाके की एक पहचान बने और इलाके के नाम से पूरे देश के लोगों की लड़ाई, अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ने का आपको अवसर मिल सकता है, तो मैं क्या, कोई भी जो राजनीति में है वो यही चाहेगा कि मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाऊं। दरअसल साहब, 5 बार आप विधायक रहे हैं, एक लगातार 20 साल, यानी कि एक युग होता है कि जिसके अंदर आपने हरियाणा की राजनीति को वहाँ से देखा जहाँ पर लोग जाने की सोचते हैं या प्रयास करते हैं या कोशिश होती है राजनेताओं की। तो लोकसभा में बारे में आपसे आगे बात करेंगे। हरियाणा के अंदर आप 20 साल 25 साल तक विधायक रहे। पहले तो मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आपने कई मुख्यमंत्रियों को बड़े पास से देखा, चौधरी बंसी लाल की कार्यशैली देखी,
चौधरी भजन लाल की कार्यशैली देखी, ओम प्रकाश चौटाला की कार्यशैली देखी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आपने काम किया। आज मनोहर लाल जी की सरकार है, ठीक है आप दूसरी बार विधायक नहीं है, बट आप उसमें विधायक भी रहे। इन सभी मुख्यमंत्रियों में आप क्या समझते हैं, क्या चेंज था, क्या फ़र्क था, किस प्रकार की कार्यशैली थी? इसमें संजय जी जो 25 साल हरियाणा की विधानसभा में मैंने देखा है जी, और वहाँ विधानसभा के अंदर हमने अपने जो दलों के अंदर रहते हुए भी हमने अपने नेताओं का भी विरोध किया है। जी जी। और जो दूसरी पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री रहे या जो बड़े नेता रहे हैं, अगर उनकी कोई गलत बात आती थी तो हमने उनका भी मुकाबला किया, विरोध किया। और ये जो आपने कहा कि हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनमें इसकी क्या भूमिका है, तो निष्पक्ष तौर से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं जी, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी करते हैं। जी जी। और कहीं ना कहीं प्रदेश की तरक्की में उनका एक योगदान होता है। रहा सवाल कि इसमें कौन ज़्यादा कौन कम, तो हरियाणा के अब तक के बने हुए सभी मुख्यमंत्रियों में जो अगर विकास पुरुष के नाम से अगर जाना जाएंगे तो चौधरी बंसी लाल जी का नाम लोग आदर और सत्कार से लेते हैं। और अगर भाईचारा और राजनीतिक सूझबूझ और जोड़ करने के नाम से अगर जाने जाएंगे तो चौधरी देवीलाल जी उनका नाम आता है। जी जी। और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनका हरियाणा के अंदर जो एक भाईचारे के तौर पर उन्होंने कभी किसी से कोई राजनीतिक द्वेष या किसी के साथ किसी तरह की दुर्भावना से कुछ उन्होंने गलत नहीं किया और 2 दफ़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनका भी योगदान हरियाणा के लोग याद रखेंगे। जी जी। और जो आज के मुख्यमंत्री हैं चौधरी भजन लाल जी का भी कई बातों में उनका भी नाम प्रदेश के अंदर गिना जाएगा। जी जी। और जो आज के मुख्यमंत्री हैं तो 2 दफ़ा मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी जो सहयोग है वो जाना जाएगा। दरअसल साहब, पलवल कर्म भूमि रही है आपकी, वापसी सीधे पलवल और फरीदाबाद पर आते हैं। पलवल से आप 5 बार विधायक रहे हैं। अपने जो आपका कार्यकाल रहा, कुछ समय आप सत्ता में रहे, कुछ आप विपक्ष में रहे, तो क्या मानते हैं आपके कार्यकाल के दौरान में आप उसको कितना, अगर मैं पूछूं कि कितना सफल और कितना असफल मानते हैं कि आप जनता की सेवा पर कितने खरे उतरे, लोगों को जो आपसे उम्मीदें थी, क्योंकि जनता भी आपको एक नई भूमिका में देख रही है। मैंने आपको पहले बताया कि जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र के लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनको बड़ी उम्मीद होती है। तो जो आपका पिछले 25 साल वाला जो राजनीतिक करियर कह लें, या आपकी जो इलाके के क्षेत्र के लोगों को उनके प्रति जो उनका आपकी जवाबदेही थी, आप उसको कितना आप मानते हैं कि सफल था, कितना असफल रहा, और क्या और करना चाहिए था विशेष? जो पिछले 25 साल में पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों का जो समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिला, जी जी, तो जितना लोग उम्मीद मेरे से करते थे, मैं उतना उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। और उसकी वजह ये थी क्योंकि हरियाणा के अंदर हमारे इलाकों को इतना महत्व नहीं मिलता है। जो भी सरकारें होती हैं वो हमारे इलाकों के लोगों का सम्मान या हमारी दुख तकलीफ़ों को इतना गंभीरता से नहीं लेती। तो उसके एवज में मुझे अपनी सरकारों में रहते हुए अपने ही नेताओं से लड़ना पड़ा। और हरियाणा के जो भी मुख्यमंत्री रहे, अपने इलाके की पहचान बनाने के लिए मुझे उनका मुकाबला करना पड़ा जी। उनका सामना करने से इलाके का भी नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं का भी नुकसान हुआ। तो उस मुहिम में, क्योंकि मैं एक विधायक की हैसियत से पलवल की राजनीति में नहीं आया था, मैं इस अपने तमाम इलाकों को हरियाणा के मानचित्र पर एक बड़े स्वरूप में लाना चाहता था। और हरियाणा के अंदर शायद हमारे इस दक्षिणी हरियाणा, खास करके पलवल, फरीदाबाद, मेवात, और इसमें हालांकि मेरे से पहले बहुत बड़े बड़े नेता हमारे इलाके में हुए हैं, वो मेरे से अच्छे थे, लेकिन जब से मैं विधायक बना तो मेरा मुहिम केवल और केवल यही रहा कि हम किसी तरीके से हरियाणा के अंदर
एक राजनीतिक हैसियत अकेले पलवल की नहीं है, और लोगों यानी की भी केवल है। एक विधायक बन के ना रह जाए, एक खनक रहे क्षेत्र की पूरे प्रदेश के अंदर। पूरे प्रदेश के मूल अंदर। बात आपकी जो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, और राजनीति में और माने इसमें हमारी कामयाब भी रहे आप। हिस्सेदारी हो। ये जनता का नजरिया भी होता है, और मैं अपने नजरिए में मानता हूँ कि इसमें आप कामयाब भी रहे। हाँ, क्योंकि अब मैं तो अपने मुंह से कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि जितने दिन मैं विधायक रहा, जी, मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हरियाणा की विधानसभा में एक विधायक की भूमिका निभाने की कोशिश की, और अपने तमाम इलाके को ही नहीं बल्कि मैं जो मुद्दे उठाया करता था वो मुद्दे पूरे हरियाणा के जनहित के मुद्दे हुआ करते थे। जी जी। और विधायकों के रवैये से मेरा रवैया अलग हुआ करता था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो रवैया लोगों को पसंद था या नहीं पसंद था, लेकिन निश्चित तौर पर जो नुमाइंदगी मैंने की, मुझे इस बात का फक्र है कि उस नुमाइंदगी में हमारे इलाके की एक हैसियत बनी, हमारे इलाके की पहचान बनी, हमारा जो सम्मान बढ़ा, हमारे 36 बिरादरी के लोगों का इस हरियाणा के अंदर लोगों के अंदर एक चर्चा रहती थी जी। और विधायक के तौर पर हरियाणा के लोग ये उम्मीद करते थे कि पलवल का विधायक हरियाणा की राजनीति में अपना दम रखता है। थोड़ा सा अब जो पिछला समय चल रहा है, अब जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, जो भाजपा की सरकार चल रही है, 8वां साल होने जा रहा है। पिछली टर्म में आप विधायक थे, अब की बार जनता ने आपको हरा दिया और दूसरे विधायक चुने गए। आप पर आरोप लगाते थे, आपके जो प्रतिद्वंदी लोग थे या जो राजनीति में जो आपके सामने लोग थे, पर आरोप लगाते थे कि आपके टाइम पे कहीं अफसरशाही हावी थी, या लोगों के साथ में कहीं गलत मुकदमे दर्ज होते थे, या इस टाइप के आप पर आरोप लगते रहे। एक बड़ा कारण ये भी रहा, और दूसरा जो मैंने जब देखा था आपको 2014 के चुनाव में जो रहा कि भाई आपने एक विशेष लोगों को, जैसे कोई प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, या उनकी नाराज़गी रही, मतलब कुल मिलाकर के इन सबको क्या कारण माना जाए। और दूसरी बात जहाँ मैं अब आपसे ही आ रहा हूँ एक बार भी, आज क्या समझते हैं उसके अंदर, जिस प्रकार से आप पर आरोप लगाए जाते रहे कि भाई आप राजनीतिक विरोधियों पर या विरोधी लोगों के साथ में किसी विशेष उससे कार्रवाई कराते हैं, या अफसरशाही हावी हो गई थी उस टाइम का, और आज की आप क्या समझते हैं कैसा था? नहीं, इसमें संजय जी मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि जब कभी सत्ता मेरे हाथों में रही या मैंने पलवल की नुमाइंदगी की जी, तो मेरे विरोधियों को भी लाभ मिला करता था मेरा होने का। मेरा जो दबदबा था, जो अधिकारियों के ऊपर मेरी पकड़ थी, जी जी, जो हरियाणा में मेरा नाम था, उस दबदबे के चलते पलवल के इलाके में कोई भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो छापेमारी, आज जैसे पलवल में बिजली के छापे, जीएसटी के छापे, कहीं सेल टैक्स वाले छापा मारते हैं, कहीं मंडी इंस्पेक्टर आकर के लोगों को तंग करते हैं। तो मेरे 25-30 साल के नुमाइंदगी में पलवल के अंदर हमारे अपने तो क्या, हमारे विरोधियों को भी फायदा हुआ करता था, वो भी बचे रहते थे, अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी। रहा सवाल ये कहने का कि मैं विरोधियों को दबा करके रखता था, ये एक दुष्प्रचार मेरे खिलाफ वो लोग किया करते हैं, और वो आज भी कर रहे हैं, वो आगे भी करेंगे, कि इस हमारे इलाके में कुछ लोगों की आदत बन चुकी है कि वो अपना कद विधायकों से और इलाके के जिम्मेवार लोगों से बड़ा करके, और वो ये चाहते हैं कि जो भी पलवल में बात हो उनकी इजाज़त से हो। मिसाल के तौर पर जब प्रॉपर्टी डीलर पलवल को, जब मैंने जिला बनवाया 2008 में, 2009 का चुनाव आया, तो मैंने प्रॉपर्टी डीलर्स को साफ तौर पे कहा कि भाई हम अपने इलाके को हरियाणा का एक सबसे सुंदर इलाका बनाना चाहते हैं, तो ये नाजायज़ कॉलोनी जो आप छोटी गलियां बना करके इस शहर के स्वरूप को ख़राब कर रहे हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। और मुझे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उन्होंने मुझे तरह तरह के लालच दिए, प्रलोभन दिए, लेकिन मैं जनहित को देखते हुए मैं किसी प्रलोभन में नहीं आया जी। और मुझे खुशी है कि चाहे मैं चुनाव हारा, लेकिन आज पलवल का जो स्वरूप, जो ओमेक्स इधर हुड्डा सेक्टर के अंदर जो लोग आए हैं, या उसके बाद जो प्राइवेट कॉलोनी भी काटी गई, तो अब उनके चौड़े रास्ते बनना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये पलवल के लिए एक बहुत बड़ा मैं अपना योगदान मानता हूँ। चाहे मैं चुनाव हार गया, उसकी मुझे कोई इस बात का दुख नहीं। दरअसल कुछ ऐसी योजनाएं थी, आप कई बार जिक्र भी करते रहे हैं उनका,
कि जिनको आप पलवल के लिए लेकर के आए थे और जो आने वाले अगले जो नुमाइंदे हैं उन्होंने उस पर काम नहीं किया, पहली बात तो। दूसरी बात, 3.5 साल लगभग हो गए सत्ता में विधायक बनने के बाद में, यानी कि जो पलवल की बात कर रहा हूँ अभी आपसे, और उसके बाद फरीदाबाद की बात करेंगे, और लगभग 5 साल पर्दे के पीछे सत्ता में भागीदारी रही। कितना पलवल में काम होना चाहिए था वो हुआ, या जो क्या योजनाएं थी जो आपके समय में शुरू हुई थी या होनी चाहिए थी, या कोई पाइपलाइन में थी कि वो हुई या नहीं हुई, और जो विकास अगर कहीं हुआ भी सही तो वो किस हद तक, किस लेवल तक उसका लोगों को फ़ायदा मिला, खासकर पलवल में? देखिए, पलवल में जो 2019 में मेरे चुनाव हारने के बाद जी, हमारा जो पलवल का एक हरियाणा के अंदर एक मौका था कि क्योंकि गुड़गांव, फरीदाबाद, सोना तक डेवलपमेंट हो चुका है और उसके बाद पलवल का हक था कि डेवलपमेंट वहाँ होना चाहिए जी। तो वर्ष 2009 में अगर मैं चुनाव ना हारता तो वो डेवलपमेंट में 2009 में पलवल में ला सकता था, लेकिन क्योंकि मैं चुनाव हार गया था तो मैं उतना डेवलपमेंट नहीं करा सका। सत्ता में तो इतने नज़दीक थे आप फिर भी? नहीं, लेकिन जब तक आप नुमाइंदे ना हो तो फिर वो बेअख्तियार की जो ये राजनीति है वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि सरकार अल्पमत में थी जी। तो उस वक्त उन विधायकों की कदर होनी चाहिए जिनकी वजह से सरकार बनी। ठीक बात, बिल्कुल जी। तो आज की सरकार में जो सबसे बड़ा पलवल का नुकसान हुआ है वो सबसे बड़ा नुकसान पलवल का है कि जिस तरीके से मेट्रो का हमारा प्लान था, हमारा ऐलान था कि हम पलवल तक मेट्रो लेके जाएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं। हमारा ऐलान था कि जो केएमपी के और केजीपी के दोनों तरफ वहाँ जो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएंगे नॉन पॉल्यूटिंग, जिनसे कि वहाँ रोज़गार बढ़ेगा, काम आएगा जी। फिर हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का था, धतीर में मैंने YMCA यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करवाया था। वो YMCA यूनिवर्सिटी का भी सपना शिलान्यास होने के बाद भी सरकार ने धाराशाही किया। और जो बेसिक बुनियादी बच्चों के लिए आज हमारे पलवल के बच्चों को फरीदाबाद आना पड़ता है इसको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जी। एक हमारा ये ऐलान था कि हम यहाँ इतने बढ़िया स्कूल बनाएंगे जो हमारी हमारी जो पीढ़ी है जी। उनका बुनियादी तौर पर अगर उनकी शिक्षा ठीक होगी तो आगे जाकर के तरक्की करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल भी और दूसरे जो मॉडर्न यानी कि जो पब्लिक, हाँ, मतलब जो बच्चों को फरीदाबाद ना आना पड़े जी जी। और जो पलवल में हवाई अड्डा बनाने का मेरा ऐलान था कि पलवल के अंदर पुलिस लाइन के साथ ये पुलिस लाइन हमने बनवाई, जिला सचिवालय हमने बनवाया। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि जो बिल्डिंग मेरे टाइम में बनी वो बिल्डिंग हरियाणा तो छोड़िए, आप पंजाब, राजस्थान में भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जैसा सचिवालय, वो मैंने अपने प्रयासों से बनवाया था जी। और वहाँ राजकीय महाविद्यालय हमने बनाए, स्टेडियम का हमने वहाँ पर उद्घाटन किया था, स्टेडियम का सपना भी पूरा नहीं हो सका। पलवल की भीड़ को ख़त्म करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर का हमने कार्यक्रम हमने उसका शिलान्यास करवाया था, वो धाराशाही हुआ पड़ा है। और पेड़ पौधे भी जो मैंने लगाए उसके बाद वो पेड़ पौधे भी नहीं लग सके, ग्रीनरी भी नहीं हुई। तो आज पलवल को मौका था, जैसे दीपक मंगला जी हमारे विधायक हैं और भाजपा की सरकार है, तो आज यहाँ सरकार को चाहिए था कि और इलाकों से ज़्यादा काम कराना। पर वो कहते हैं कि हम एलिवेटेड ले आए, हम कौशल विश्वविद्यालय बनाया हमने, और मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों ऐलान कर दिया यहाँ पर पलवल के अंदर मेडिकल कॉलेज का, इस टाइप की वो भी कहते हैं कि हमने बहुत काम किए हैं, बड़ौली के अंदर कॉलेज खोला। देखिए, जो शिक्षा का आधार है जी, वो पलवल शहर से शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। जहाँ तक कौशल विश्वविद्यालय की बात है तो कौशल विश्वविद्यालय को ये अच्छा होता कि इसको तो ये करनाल में स्थापित करते और करनाल में जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसे हमें देते हैं यहाँ जी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है। आज कौशल जो यूनिवर्सिटी है उसकी हालत ये है कि वहाँ दाखिला लेने के बाद उन बच्चों को कोई काम का रोजगार नहीं मिलता। तो हमारे टाइम में बहीन में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमने मंजूर की थी, धतीर में YMCA हमने मंजूर की थी, हमें उनकी ज़रूरत थी। यानी कि यहाँ से जो अच्छे आप समझते हैं कि जो बच्चों के लिए रोजगार परीक्षा होती, हाँ, वो नहीं मिली, उसके बजाय कौशल विश्वविद्यालय आप मानते हो नहीं है?
विश्वविद्यालय में अगर बच्चों के दाखिले होने के बाद रोजगार मिला हो तो सरकार हमें जानकारी दे। तो ये पलवल के लिए इनसे भूल हुई है बहुत बड़ी। और अभी भी 2 साल हैं। जो आप मेडिकल कॉलेज की बात कहते हैं, हम इनका स्वागत करेंगे, बनाएं मेडिकल कॉलेज। आज पलवल में मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन चुनाव के दौरान पत्थर लगा करके अगर ये कहेंगे कि हमने शिलान्यास कर दिया जी, तो फिर उसमें इनका तो कोई योगदान नहीं माना जाएगा। आज पलवल को मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। आज पलवल के अंदर स्टेडियम होने की ज़रूरत है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है जी। आज पलवल का सीवर का काम ठप हुआ पड़ा है, सीवर का बहुत बड़ा घोटाला है, सरकार उसके ऊपर गौर नहीं कर रही है। स्टेडियम बना रहे थे, आपने बनाने नहीं दिया, उनको पीछे ले जाना पड़ा वो स्टेडियम पे। नहीं, ये तो पलवल के ग्राउंड को खराब करने के लिए वहाँ एक छोटा सा टेबल टेनिस या लॉन टेनिस का वो बना रहे थे, तो वो पलवल के स्वरूप को बिगाड़ने का काम था जी जी। तो आज पलवल को आगे ले जाने के लिए जितना हम दिल्ली के नज़दीक हैं, अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान दे तो सबसे बड़ा काम तो हमारा ये जो पलवल शहर है, ये धंसता हुआ शहर है, रोज़ मकान फटते हैं जी। तो मैंने अपने टाइम में लोगों को एक स्कीम बताई थी कि भाई हम पूरे पलवल शहर को खाली करा करके और एक नया पलवल शहर बसाने का काम करेंगे। और इस पलवल शहर को जो ऊंचाई पर बसा हुआ है, लोग मकानों को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, जीवन का खतरा वहाँ बना रहता है, ऐसी कोई ये बात ये सरकार नहीं कर सकी। और जो पलवल के अंदर वुमेन ITI जी, जिसकी ज़रूरत थी, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत थी, जैसे YMCA थी, वो अगर होते तो हमारे बच्चों को रोज़गार उपलब्ध होना था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 10 साल के शासनकाल में 5 साल तो मेरी वजह से इन्होंने नहीं किया। लोगों ने फिर मुझे हटा दिया कि रुकावट मैं बना हुआ हूँ जी। अब डिम्पल मंगला जी विधायक हैं, तो सरकार को चाहिए कि आखिर पलवल भी हरियाणा का एक हिस्सा है। हमारे लोगों को काम की ज़रूरत है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ शिक्षा संस्थानों की ज़रूरत है जी जी, हमारे यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आज पीने का पानी पलवल के अंदर वो मैंने ही उपलब्ध कराया था, आज पीने का पानी फिर से संकट बना हुआ है। और जो ये सबसे बड़ी हमारी चुनौती है और आने वाले समय में जिसका जो मेरे जीवन की लड़ाई का एक हिस्सा बनेगी जी, वो होगा जो आगरा नहर में, गुड़गामा नहर में और यमुना में जो गंदा पानी आ रहा है, केमिकल युक्त पानी आ रहा है, आज वो जमीन के स्रोत में मिल करके हमारे बाल बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है, हमारी फसलों को तबाह कर रहा है जी जी। तो आने वाले दिनों में, और सरकार से मेरी अपील है कि सरकार अभी से इस अभियान को चलाए। अगर हमारा पानी भी अगर नहरों का साफ हो जाता है, अभियान योजना चली है तो हाँ, तो हमारा इलाके के लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए कि इस गंदे पानी को साफ पानी करके हमारे इलाके में आने दें। तो आने वाले दिनों में हमारा ये पानी का भी एक अभियान रहेगा कि हम यमुना, गुड़गामा कैनाल, आगरा कैनाल में आने वाले गंदे पानी को स्वच्छ पानी में तब्दील करके लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराएं और जो पीने का पानी ना गाँवों में, शहरों में, उस स्वच्छ पानी उनको मिले। और एक नया पलवल शहर जी अब बनाने का वक्त आ गया है। अगर पलवल को आगे लेके जाना, अच्छी बनाई जाए, एक नई टाउनशिप पलवल के नाम से बने और उसमें सारी सुविधाएं हों, तो उससे हमारे पलवल इस हरियाणा के अंदर एक नया नाम प्राप्त कर सकता है। तो सरकार के पास 2 साल हैं, ये करें, वरना तो इस पलवल की ऊंचाई पर बसे हुए लोगों को हटा करके इनको ज़मीन एक्वायर करके सरकार अलॉट करे, जैसा हमने कहा था, और इस सारे को धाराशाही करके यहाँ इतनी बढ़िया शहर और मार्केट बन सकती है कि जैसे दुनिया देखेगी। मिड सिटी है बिल्कुल। हाँ साहब, पलवल की बात हुई, फरीदाबाद के अंदर जहाँ जब मैंने पलवल की बात की, वही अब सेम फरीदाबाद पे आएगी। डबल इंजन की कह लो या ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। सेंटर में मोदी जी हैं तो यहाँ कृष्ण पाल जी हैं, हरियाणा में मनोहर लाल जी हैं, तो पलवल में आपसे बात हुई, फरीदाबाद के अंदर सभी विधायक सरकार के हैं, एक नीरज शर्मा को छोड़ दिया जाए तो पलवल वाली बात आपने बताई कि पलवल के अंदर डेवलपमेंट के में कहाँ पिछड़ा और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं मिला। फरीदाबाद को कहाँ आंकते हैं, क्या मिला फरीदाबाद को? पलवल और फरीदाबाद ये सबका भाग्य एक जैसा है जी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में बनी है तो जिला फरीदाबाद और पलवल के लोगों ने ये हरियाणा में सरकार को बनाया जी जी। और आज बड़े दुख की बात है कि फरीदाबाद में भी और पलवल में भी जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आज हालत ये है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं की दुर्गति जब सरकारी कार्यालयों में होती है
तो मुझे दुर्गति की बात समझ नहीं आई। दुर्गति किस प्रकार से? क्योंकि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। आज मैं ये बात कह सकता हूँ, मुझे संकोच नहीं, कि जब से देश आज़ाद हुआ है भ्रष्टाचार इस देश से कभी ख़त्म नहीं हुआ। चाहे हमारी सरकार थी या कोई भी भ्रष्टाचार रहा है, लेकिन भाजपा के इस सरकार में पहली दफ़ा खुली लूट है। अब भ्रष्टाचार नहीं, अब तो लूट है। नाम बदल गया उसका। हाँ, भ्रष्टाचार है ही नहीं, अब तो लूट है। और इस लूट में जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं। उनका ना कोई डर है, ना उनका कोई भय है, ना वो लोगों का बचाव कर सकते हैं। और चारों तरफ फरीदाबाद पलवल में इस वक्त सरकारी कार्यालयों में जी, या सरकारी ठेकों में, या जो भी सरकार के उपक्रम हैं, या जो दूसरे प्राइवेट लोग काम करना चाहते हैं, जी, तो यहाँ जो सरकार के चुने हुए जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं या जो जिनका दबदबा है, वो हर चीज़ में सरेआम हिस्सा मांगते हैं। और जिसकी मिसाल आपने कॉरपोरेशन में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ एक लोग गिरफ्तार हुए, ठेकेदार वगैरह कुछ नहीं, उसमें जो ठेकेदार गिरफ्तार हुए, ठेकेदारों का तो कोई योगदान ही उसके अंदर अगर था तो राजनेताओं के दम पर था ना। राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बननी थी, वो 500 करोड़ रुपए हजम कर चुके हैं, उसका ये पता नहीं वो पैसा कहाँ गया जी। यहाँ रेती की निकासी का जो जमुना रेत का जो धंधा है, माइनिंग गैर कानूनी माइनिंग फरीदाबाद से लेकर के पलवल तक दिनों रात होती है। लोगों को एक ट्रॉली रेती लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, और अगर कोई गरीब ट्रैक्टर पकड़ा जाता है तो उसको जब्त कर लेते हैं जी। भाजपा के नेताओं की दिनों रात गैर कानूनी रेती और खनन का काम चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। पहाड़ों का खनन हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। और जितने भी हमारे स्मार्ट सिटी का नाम फरीदाबाद को दिया है, फरीदाबाद की किसी भी सेक्टर और उसमें आप जा नहीं सकते। फरीदाबाद का जो पीने का पानी है वो पीने के योग्य ही नहीं है। ओल्ड फरीदाबाद का एरिया, दरअसल स्मार्ट सिटी की बात आपने भी की। ओल्ड फरीदाबाद का एरिया मैं भी निकला वहाँ से 2-3 बार, आप भी गए होंगे, जरूर देखा होगा आपने भी। वो एरिया स्मार्ट सिटी के लिए स्पेशली वहाँ काम कर रही थी टीम। हाँ। पर वो तो स्मार्ट से भी अस्मार्ट हो गया, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। नहीं, जब आपने ये माना है तो यहाँ फरीदाबाद के लोगों की जो दुर्गति है जी, आज सरकार को सबसे बड़ा इनको आवाज बाद में होगा, जो धर्म की आड़ में जो इनका अहंकार और घमंड ये हो चुका है कि इस देश के अंदर ये काम करें या ना करें, भ्रष्टाचार को रोकें या ना रोकें, लेकिन सरकारें इनकी बनेंगी। तो उस धर्म की आड़ में जो ये अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, इसका वक्त हुआ करता है। और अब की दफ़ा जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो आएंगे जी, आप देखना, और लोगों की छोड़िए, भाजपा के अपने लोग ही अब की दफ़ा इनको यहाँ से चलता करने का काम करेंगे, जैसा कि हिमाचल में हुआ है। जी जी, हिमाचल में हो सकता है, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, मैं तो मानता हूँ हो चुका है, लेकिन पता लग जाएगा आने वाली 8 तारीख। 2024 में लोकसभा का चुनाव फरवरी और मार्च में लगभग उम्मीद है कि हो जाएगा। पिछले वर्ष भी उसी दिनों में हुआ था, लेकिन मान लें कि 2001 साल लगभग 13-14 महीने रह गए। तो मैं आपसे पहले जो मैंने शुरुआत की थी कि जनता भी मानती है कि आप एक नई भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आप भी उस भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। क्या योजनाएं हैं, अगर आपके पास ऐसा मौका लगता है, क्योंकि अब जनता ओपिनियन एक दिन में नहीं बनाती, उसमें समय लगता है, और लोग भी देखते हैं, पब्लिक भी देखती है। जो मतदाता इतना जागरूक है, वो सोचता है कि जिसको हम अपना प्रतिनिधि बनाने जा रहे हैं उसकी क्या सोच है। कि साहब क्या सोच है फरीदाबाद के लिए, आप क्या प्लान करते हैं कि फरीदाबाद और जैसा पलवल बताया आपने, एक टाउनशिप अलग से हो, या पलवल में आपने और 2-3 योजनाएं। फरीदाबाद के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है बाल बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का जीवन बचाना। तो जो ये गैस चैम्बर फरीदाबाद बना हुआ है, जहाँ आप सांस नहीं ले सकते जी, तो सबसे बड़ा जो अपना ऐलान रहेगा वो ये रहेगा कि फरीदाबाद को ये जो प्रदूषण मुक्त करना है, सबसे पहला काम जी। जब जान ही नहीं होगी तो तरक्की का क्या करेंगे। दूसरा ऐलान हमारा ये होगा कि ये जो यमुना में और नहरों में गंदा पानी, जिसकी वजह से सेक्टर्स में पीने का पानी नहीं, यहाँ पानी बेचने का धंधा सत्तारूढ़ दल के लोग करते हैं फरीदाबाद के अंदर। दूसरा हमारा ऐलान ये होगा कि हर घर में शुद्ध और साफ पानी यहाँ पर जाए। और तीसरा ये होगा कि यहाँ जो हमारे फरीदाबाद के अंदर 36 बिरादरी के लोग, पूरे देश के लोग बल्कि यहाँ फरीदाबाद के अंदर रहते हैं। प्राइवेट स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन फरीदाबाद के आम परिवार या गरीब परिवार के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा उन्हें मिल सके, तो उसके लिए यहाँ पर प्रबंध करना और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर जो बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं या जो आधुनिक आज की शिक्षा है, जो आईटी सेक्टर से जोड़ करके, आज गुड़गांव में आईटी का इतना बड़ा काम है, फरीदाबाद में कोई काम नहीं। बिल्कुल जी। आज फरीदाबाद, हम दिल्ली के इतना नज़दीक हैं, लेकिन कोई देश के स्तर का ऐसा आकर्षण फरीदाबाद में ये सरकार नहीं बना सकी जो हमारे बच्चों को रोजगार के लिए दूसरे इलाकों में ना जाना पड़े जी। तो यहाँ खेल स्टेडियम से लेकर के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर लाने का काम करना होगा। जिस तरीके से भारत सरकार ने भाजपा के चहेते इलाकों में कहीं रेल कोच फैक्ट्री बनाई है, कहीं एरोनॉटिक्स के नाम से इन्होंने प्लांट लगाए हैं, कहीं इन्होंने दूसरे वो लगाए हैं। हमारा तो एक मिल्क प्लांट है बल्लभगढ़ का, उसे भी ये सरकार खाना चाहती है। तो एक हमारा अगला कार्यक्रम ये होगा कि पलवल फरीदाबाद के लोगों को, जो आज सबसे ज़्यादा नकली दूध और मावा जो धंधा फरीदाबाद में चला हुआ है, इनको रोक करके और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिल्क प्लांट लगा करके दूध, दही और इस तरह का जो फूड आइटम्स हैं उन लोगों को उचित और अच्छी दर पर मिले, अच्छी जिनकी क्वालिटी हो। और हेल्थ के लिए गांवों से लेकर के शहरों तक ये जो बड़े बड़े अस्पतालों ने जो लूट मचा रखी कोविड के अंदर, सरकार के नियमों को यहाँ पर धता बता करके यहाँ के बड़े अस्पतालों ने आम आदमियों को लूटने का काम किया। भाजपा की सरकार कहीं नज़र नहीं आती थी, बोलते भी नहीं थे। तो यहाँ अम्मा के जो अस्पताल बना, अम्मा के अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं। तो क्या यहाँ एम्स जैसा जो सबसे बड़ी गंदगी को जो इलाका झेल रहा है, गंदे पानी को हम पीने को विवश हैं, प्रदूषण सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है, तो क्या एम्स की यूनिट फरीदाबाद और पलवल के अंदर नहीं बन सकती? मेवात से लेकर के पलवल फरीदाबाद तक आज एक एम्स बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि इन बड़े बड़े अस्पतालों की लुटाई से आम आदमी को बचाया जा सके। और उसके बाद जो भ्रष्टाचार है, जो लोगों की यहाँ जिस तरीके से प्रशासन उन्हें दबा करके रखता है, यहाँ के नेताओं की हैसियत को जो भाजपा ने ख़त्म किया है, यहाँ अगर हमारी सरकार बनेगी, हम अगर यहाँ के नुमाइंदे होंगे तो हैसियत इस इलाके के लोगों की रहेगी। अधिकारियों को लोगों की सेवा करनी होगी, भ्रष्टाचार पर उनको रोक लगानी होगी और यहाँ पूरे प्रदेश में जो हमारे फरीदाबाद पलवल के जितने भी ज़रूरत के काम हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर, मिसाल के तौर पर हम इतने अभागे लोग हैं पूरे हरियाणा में, क्या शायद पूरे देश में, आज पलवल जाने के लिए, फरीदाबाद आने के लिए चारों तरफ से टोल देना पड़ता है। केएमपी से आते हैं तो वहाँ टोल देना पड़ता है, केजीपी से आते हैं वहाँ टोल देना पड़ता है, गुड़गांव से आते हैं वहाँ टोल देना पड़ता है, दिल्ली से आते हैं यहाँ टोल देना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और ये जो टोल लगा करके इस इलाके को लूटने का भाजपा के नेताओं के तत्वाधान में जो ये काम हुआ है, ये गदपुरी टोल जो एक बिल्कुल अन्यायपूर्ण इनका एक काम है। जब 6 लेन प्रोजेक्ट आज तक पूरा ही नहीं हुआ, आप बल्लभगढ़ से जब आप गुजरेंगे तो रेल के पुल के ऊपर जाम लगा रहता है। इनकी शर्तों में लिखा हुआ था कि रेलवे पुल भी 6 लेन बनेगा। ये 6 लेन बनाते तो हम इन्हें टोल देने में हमें कोई इतराज नहीं था। वो लड़ाई हमने राजनीतिक तौर पे लड़ी, हम अदालत में लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार बनी तो जब तक ये बल्लभगढ़ का रेलवे पुल 6 लेन का नहीं बनेगा, हम इस टोल को किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे, इसको उखाड़ करके फेंक देंगे। यानी कि माने तो आधारभूत विकास, विकसित ढांचा और सम्मान के साथ जीना, हाँ जी, और रोजगार की शिक्षा, हाँ जी, लोगों का सम्मान का जीवन, हाँ जी, ये आपके विशेष मुद्दे रहेंगे जी। और फरीदाबाद और पलवल की जनता ने आपको देखा तो पहले भी है, आपकी कार्यशैली भी देखी है, हाँ जी। तो मान के चलें कि जो अगला जो चुनाव 2024 का है वो पलवल फरीदाबाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम तो ये मान के चलते हैं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई सही नुमाइंदा बनेगा तो उसका लाभ सीधे तौर पर इलाके को होता है। जी।
और जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावों में पैसा बांटना, शराब बांटना, डर बनाना, इनकम टैक्स, ईडी, आईबी के छापेमारी करके लोगों को डरा करके रखना, जी जी, ये सारी इनकी बातें धरी रह जाएंगी। फैसला पार्टी ने करना है या इलाके के लोगों ने करना है। मेरी कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन अगर मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी को फरीदाबाद पलवल की धरती पर चुनाव क्या होता है, ये चुनाव इनको मजबूर करेगा ये सोचने के लिए कि ऐसे भी चुनाव होते हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस से ही होगा ना? निश्चित तौर पर, क्योंकि जो आज देश के जो भी अंदर चुनाव होगा, हाँ, जो भी चुनाव होगा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी से ही होगा, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ही हरियाणा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा दिला सकती है। धन्यवाद दलाल साहब। तो ये थे करण सिंह दलाल, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत है, जिनसे हमने पलवल और फरीदाबाद के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि चुनावी मोड में देश और हरियाणा प्रदेश भी आने जा रहा है, और हम उसी श्रृंखला को शुरू कर चुके हैं। पहली चर्चा हमने फरीदाबाद लोकसभा को लेकर करण सिंह दलाल से की, उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है और किस प्रकार की उनकी सोच है फरीदाबाद और पलवल लोकसभा क्षेत्र को लेकर। इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।